स्नेह कुंज में सुमन सुवासित श्रद्धा का ये प्रतिदान आज के इस विशिष्ट दिन पर यहाँ उपस्थित श्रद्धेय आदरणीय और सभी प्रियजनों को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम। सब ये जान रहे हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन एक ही दिन हमारा महिला दिवस नहीं होना चाहिए। हमारे लिए हर दिन जो है महिला दिवस है। और क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन दीदी का इतना सुन लिया है, हो गया है। और मुझे लग रहा है दीदी ने जितनी बातें सुनाई है ना, मुझे लग रहा है कि नाम ही हमारा एक जैसा नहीं है। खैर दीदी तो बहुत ऊंचे पायदान पे है, मैं उनके सामने धूल के बराबर हूँ, लेकिन उन्होंने जितनी बातें बताई वो सारी मुझे लगा मेरी घटनाएं आप सुना रही हैं। सारी घटनाएं मेरे जीवन में उस तरह से घटी हैं। और मैं रहने वाली उत्तराखंड की हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई उत्तराखंड से हुई है, लेकिन ईश्वर ने मुझे भेजा कहाँ? बिहार में। मैं बिहार में रही हूँ, मेरा मैक्सिमम समय जो है वहीं, अभी 2 साल में मुझे यहाँ देहरादून आए हुए। और आप सभी जानते हैं कि आप बिहार को तो कौन नहीं जानता, वहाँ जंगल राज था लालू प्रसाद जी का। मतलब वहाँ दिन दहाड़े कब क्या हो जाए, किसको उठा के ले जाए, कहाँ गोली चल जाए। इवन कि बच्चे लाइन में खड़े हैं बस की लाइन में, और किस बच्चे को लाइन से खींच करके ले जाए, और उसके बाद उस बच्चे के लिए फिरौती 10 लाख 15 लाख मांगी जाए। यदि नहीं मिला तो बच्चे को मार के फेंक दिया जाए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि यदि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर आत्मशक्ति है, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं उस समय तो मैं यंग थी, 85 की बात बता रही हूँ, मैं तुरंत शादी के बाद वहां गई थी, और सब लोग बोलते थे आप घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सही बात है यंग एज में आदमी सुंदर भी होता है कि किसी की नजर पड़ गई तो आप जो है आपको कोई छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा देखिए, मैं घर के अंदर रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं हर काम करूंगी और जीवनता के साथ करूंगी, और कोई भी मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। मैं आकाशवाणी में न्यूज रीडर थी वहां पे, और हमारा जब सत्र चलता था विधानसभा सत्र, तब 9 बज जाती थी स्कूल से बाहर आते हुए थे, तो सब लोग बोलते थे आपने भट्ट साहब को बुलाया है, क्योंकि हमको जो ऑफिस की गाड़ी मिलती थी वो 12 बजे तक, मतलब इतनी देर कौन रहेगा, 9 बजे से 12 बजे तक वो घर तक छोड़ रही है। तो मैं बोलती थी देखिए, यदि मुझे भट्ट साहब को बुलाना होता तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं। तो सब लोग कल ही बोलते थे अच्छा हम छोड़ते हैं फिर आपको। मैंने कहा नहीं, मैं अपने दम पे निकली हूँ, अपने दम पे घर जाऊंगी। और सोचिए उस जंगल राज में मैं अकेली वहां शेरनी की तरह दहाड़ती हुई जाती थी, और कितनों की मैंने पिटाई की है वहां पे। मतलब सब लोग एकदम जो है डरे रहते थे, तो शेरनी आ रही है, कहाँ उनकी बंदूक जाती थी, कहाँ उनकी गोलियां जाती थी, मतलब डर के मारे सब। ऐसे से वो पीटा है ना जो मुझसे 6 फुटे मुच्छाड़ वाले। इतनी घटनाएं मेरे जीवन में घटी वहां पे, और मैंने यही सीखा, मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बेटा कभी भी डरो नहीं। क्योंकि मेरे माता पिता कहते थे कि बेटा यदि कुछ गलत देखो और तुम चुप रह गए तो तुम जीवन भर जो है ना अंदर ही अंदर मरते रहोगे। यदि मरना ही होगा ना तो एक दिन मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन गलत देख करके चुपचाप मत रहो। और वही मैंने अपनाया, और उस जंगल राज में मैं इतने शान से जीती रही, कितनों की पिटाई की। सब लोग, एक बार क्या हुआ, मेरी 2 छोटी बेटियां, बहुत बड़ा सा ग्राउंड हमारा, सारे बच्चे शाम के टाइम पे खेलने आ जाते थे। तो शाम के समय पे अब मैं अंदर थी, तो मेरी छोटी वाली बेटी दौड़ दौड़ के मेरे पास आई, मम्मा आप बोलते हो नहीं कुछ गलत देखो तो चुप नहीं रहना है, देखो बाहर गेट पे ना मुच्छड़ वाला कुछ गलत हरकतें कर रहा था वो बच्चों को देख करके। मैंने सोचा ऐसा करो, तुम जाओ ऐसे ही, और खबर मत होने देना कि तुमने कुछ अंदर बोला है। अब मेरे एक डंडा हमेशा अपने पास रहता था, तो मैं गई मुस्कुराती हुई। मैंने सोचा कि ये लाइन मार रही है मुझे, तो गई मैं गेट के पास। मैंने कहा क्या कुछ खोज रहे हो क्या? अब जब मैंने उसी बीच में धीरे धीरे करके गेट खोलना शुरू किया कि हाँ इसमें कोई फ्लैट खाली है। अब गेट खुल गया, मुझे लगा ये मेरी पकड़ में आ गया। अब मैंने उसको पकड़ा, एक हाथ से धड़ाधड़ पीटना शुरू किया। वो तो घबरा गया, कहाँ वो सोचा ही नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अब आप यकीन नहीं करोगे, वहां पे 9 फ्लैट थे हमारे उसमें। वो भाई सबके सब शाम का टाइम तो चाय पी रहे थे, सब बालकनी में बैठे हुए, सबने लाइट बंद करे अंदर घुस गए सब डर के मारे, क्योंकि लालू का राज था ना, कोई सबको था कि भाई हमारे तो गोली चल जाएगी हम पे। सब अंदर घुस गए, मैंने छक करके मारा उसको, हाथ छुड़ाया, उसने भागा। अब मैं भी उसके पीछे दौड़ी। मैंने कहा तुम जो है अब जो है 10 जन्म तक जो है ये गलती नहीं करोगे। उसके बाद जब मार के मैं वापस लौट रही हूँ ना, उसके बाद सारे सब बाहर निकले, आपने क्या कर दिया, हमारा भी जीना हराम कर दिया, आप अपनी तो मरेंगी, 2 बेटियां हैं,
हमारे भी जो हमारा क्या हो, मैंने कहा चुपचाप रहिए, आप लोग तो अंदर घुस गए डर के मारे, अब मुझे डरा रहे हो यहाँ। हालांकि थोड़ा सा उसके बाद मुझे मन में ये लगा, बोले कि दो बेटियां हैं, कोई भी उठा देगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप देखिए मैं जैसे शान से जीती हूँ ना, ऐसे शान से जीऊंगी। आप लोगों का तो आपका क्या होना है, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन इतना डराया मुझे, इतना डराया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना प्रिकॉशन लेना शुरू किया कि भाई हो सकता है इस तरह से लोग बोल रहे हैं। जब मैं लौटती थी अपना ऑफिस से भी लौटती थी तो हमेशा मेरा अपना बैग में कुछ रहता है, ऐसी घटना कुछ हो गया। ऐसे तो मैं डरती नहीं थी कभी भी, क्योंकि हमारा जो आत्मबल है ना, ये हमेशा ये लगता है कि हमारे साथ कोई फोर्स चल रहा है। और जब हम डर जाते हैं ना, तो हमारा जो ऑरा है ना, ऑरा ये सिकुड़ के इतना सा हो जाता है और बाहरी जो बुरी शक्तियां हैं वो अटैक करना शुरू कर देती है। इसलिए बेटा हमेशा बिल्कुल शेरनी की तरह जियो, गलत देख के कभी चुप मत रहो। तो बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे जीवन की, फिर कभी सुनाऊंगी क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि हमेशा शांत से जियो, जहां भी रहो शांत से जियो। तो आज भी मुझे मेरे स्टाफ में भी सारे लोग मुझे इसीलिए याद करते हैं, भैया आप तो चली गए, अब हमारा क्या होगा। मैंने कहा इतना तो साहस तुमको दे ही दिया ना कि जहाँ पे गलत हो कर। खैर हालांकि अब तो बहुत सुधर गया बिहार, जब फिर नीतीश जी आए हैं तो अब वहाँ का वातावरण काफी सुधर गया। लेकिन ऐसा राज वहाँ पे कि कोई सोच नहीं सकता है, मतलब इतनी भयंकर स्थिति थी वहाँ पे। लेकिन सोचिए कि मैं उस जगह पे रह सकती हूँ, तो आप लोग क्यों घबराते हैं। मतलब आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कियां जहाँ पे कुछ गलत हो तो चुपचाप चली आती सर झुका के। अभी मैं यहाँ से नेपाल से लौटी थी, हमारा एक कार्यक्रम था, वहां से लौट रही थी और रास्ते में हम गए तो बाई थी, लेकिन लौट रही थी बस से घूमने के पर्पज से। तो वहां देखिए एक बच्ची ना वो बस में बैठी हुई और भी साथ में थे। तो एक बंदे ने ऐसा थूका, कुछ खा रहा हो पानो, वो सीधे आकर के उसके मुंह पे गिर गया। अब वो बेचारी डर के मैं चुप नहीं, अब सारी बस में कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा बेटा क्या हो गया कि इसने थूके। मैं थोड़ा सा झपकी ले रही होंगी तो मैंने कहा अब देखो ये बस आगे नहीं बढ़ेगी, जिसने थूका है उसको ढूंढो पहले। और सारे चुप, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर उसको पता किया कि किसने थूका, तब उसके बाद में बोल रहे, मैंने कहा बस रुका हो यहाँ पे, तो बस है तो रुकी। उसके मैं खड़ी हो गई, मैं कहीं बस बिल्कुल चलने नहीं दूंगी मैं आगे। तो बस रुकी, उसके बाद उसको पकड़ा गया, लेकिन वो कि नहीं मैं माफी नहीं मांग रहा। मैंने कहा नहीं, जब तक तुम कान पकड़ेगी उसके पैरों में माफी नहीं मांगते हो तब तक हम बस को नहीं चलने देंगे, नहीं तो तुम यही उतरो नीचे। फिर उसने माफी मांगी। तो ये है कि हम जहाँ गलत है ना, हमें बोलना बहुत जरूरी है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारे साथ जो है अत्याचार होते रहेंगे। तो हमें अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ना कि हम जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जो भी हमारी महिलाएं जो नारियां हैं, वो क्योंकि वो स्वयं हम अपनी दुश्मन है। एक आगे बढ़ते हैं, उसकी टांग खींचने के लिए पीछे से और तैयार हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी एक बहन आगे बढ़ी, उसके साथ हमें भी आगे लगना है और उसको भी आगे बढ़ाना है। तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी क्योंकि मुझे समय का ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से मिलने की बहुत मेरी आंतरिक इच्छा थी जब से 2 साल से, तो आज आपकी बदौलत जो है दीदी से भी मुलाकात हो गई। बहुत 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 धन्यवाद।